हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो NCERT 10th क्लास जो इतिहास है अध्याय नंबर पहला, उसका जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य है, इसके हम जो एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम जो इनके जो चैप्टर वाइज है वो हमने डिस्कशन कर चुके हैं पहले। अगर जिस साथी ने वो क्लासें नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और यहाँ से हम जो एग्जाम बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर, लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की सेशन को हम शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य। क्योंकि एग्जाम बोर्ड में एक एक अंक वाले प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो जो निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। निरंकुश जो पहला जो प्रश्न है हमारा, निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। निरंकुशवाद क्या है ये हमें बताना है। तो हमारा इसमें आंसर है ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ये अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। कि ऐसी शासन व्यवस्था जहां ऐसा शासन हो रहा है जिसकी जो सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। मतलब किसी प्रकार का कोई अंकुश का मतलब ये है उस पे जो शासन हो रहा है ना वो मनमर्जी से हो रहा है। किसी सरकार के द्वारा वो शासन नहीं चलाया जा रहा, परंतु एक राजा या सैनिक बल के द्वारा ऐसा शासन किया जा रहा है। तो वो हो गया जिसपे कोई अंकुश नहीं है। और ये अत्यंत केंद्रीकृत है, सैन्य बल पर आधारित है। कि हम कह सकते हैं अगर सेना है, फौज के दम पे अगर कोई शासन किया जा रहा है, डरा धमका के जो शासन किया जा रहा है और दमनकारी सरकारें होती है, तो उसे हम कहेंगे निरंकुशवाद। तो क्या परिभाषा है एक बार? ऐसी शासन व्यवस्था, हमें लिखना ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता और ये अत्यंत केंद्रीकृत और सैन्य बल पर आधारित दमनकारी सरकारें होती है, उससे हम क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन वो बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कल्पनादर्श से क्या तात्पर्य है? जो कल्पनादर्श है उससे क्या तात्पर्य है? तो एक नंबर का हमारा क्वेश्चन है ये। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। कि जो कल्पनादर्श से क्या तात्पर्य है? तो एक ऐसी समाज की कल्पना, एक ऐसी समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। तो हम वो क्या है? एक कल्पनादर्श होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में आए दो बदलाव के वर्णन करो। पहला जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। तो इसमें पूछ रहा है कि दो बदलाव है वो हमें बताना है। तो क्या आएगा? प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकल गए। प्रभु जो सत्ता राजतंत्र से निकले फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। जो पहला जो बदलाव हुआ था वो हुआ था जो प्रभुता थी, जो सत्ता थी वो राजतंत्र से निकलकर किसके हाथ में चलेगी? नागरिकों के हाथ में चलेगी। किसके नागरिकों के? फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन और उसकी नीतियां तय करेंगे। कि वहां कहा गया कि 1789 के बाद जब लोगों के हाथ में सत्ता गई, जब फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में गई, तो वहां के लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन किया जाए और इसकी नीतियां भी वही लोग तय करेंगे जो उनके हाथों में गई है। तो ये हमारे दो बदलाव थे फ्रांसीसी क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में कौन से नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए थे? औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में कौन से जो नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए थे? तो कौन से दो आए थे? श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के उद्योगपति इत्यादि दो समूह है वो उभर कर आए थे औद्योगिकरण के बाद यूरोप में। तो पहला आया था श्रमिक वर्ग और दूसरा आया था मध्यम वर्ग जो उद्योगपति इत्यादि थे।
उदारवाद का क्या अर्थ है बताइए। उदारवाद है, इसका क्या मतलब है। उदारवाद, उदारवाद यानी मध्यम वर्गों के लिए, जो उदारवाद यानी क्या, मध्यम वर्ग, जो लिबरेशन, मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी। उदारवाद का क्या अर्थ है, आजादी और कानून के समक्ष बराबरी। किसके, जो व्यक्ति के लिए। जो मध्यम वर्ग उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए जो आजादी और कानून के समक्ष बराबरी है, वो क्या है, उदारवाद का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। 19वीं शताब्दी में उदारवाद की जो आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। उदारवाद, बाजारों की मुक्ति। उदारवाद की जो प्रमुख मांग क्या थी कि बाजारों की मुक्ति और चीजों और पूंजी की आवागमन पर राज्य के द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। कि उदारवाद है 19वीं शताब्दी में उनकी जो प्रमुख मांग थी कि बाजारों की मुक्ति हो, चीजों और पूंजी की जो आवागमन हो रहा है, जो आयात और निर्यात हो रहा है, उन पर राज्य के द्वारा लगाए गए नियंत्रण है, टैक्स है, उनको खत्म करने के पक्ष में था। कौन, उदारवाद की प्रमुख मांग थी। और उदारवाद क्या था, जो व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी हो। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में सुलभ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुलभ संघ का मुख्य कार्य लिखो। सुलभ संघ के मुख्य कार्य क्या थे। जो सुलभ थे, संघ थे, उनके मुख्य कार्य क्या थे। सुलभ संघ के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। इस संघ ने, जो शुल्क संघ था, इसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। जो टैक्स थे उनको समाप्त खत्म कर दिया। मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी गई। मुद्राओं की संख्या कितनी थी, 30 से घटाकर कितनी कर दी, 2 कर दी। ये क्या थे, शुल्क के मुख्य क्या थे, शुल्क के मुख्य कार्य थे। तो शुल्क के मुख्य कार्य कितने थे, 2 थे। पहला क्या था, हमने देखा कि शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया जाए। मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर कितनी कर दी थी, 2 कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। रूढ़िवादी है, जो रूढ़िवादी लोग थे, वो किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। तो हमारा उत्तर है कि रूढ़िवादी है, राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक ऊंच नीच है, संपत्ति और परिवार को बनाए रखने के पक्ष में थे। रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्था को बनाए रखने के पक्ष में थे। हमारा आंसर आएगा जी, रूढ़िवादी है, जो राजतंत्र है, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखने में पक्ष में थे रूढ़िवादी पारंपरिक संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग क्यों था। कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग क्यों था। तो फिर से अगर आपको हमारे पूरी क्लास है, जो पूरे चैप्टर वाइज हमें पढ़ना है, तो हम इससे पहले 32 क्लास हम कर चुके हैं। अगर जिस साथी या जिस स्टूडेंट ने अगर वो क्लास से नहीं देखी है, तो उनको जरूर देखें। और ये हम जो एग्जाम बोर्ड की तैयारी के लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो हमारे क्वेश्चन जो गलत ना हो और हमें अच्छे मार्क्स है वो प्राप्त हो। कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग क्यों था। तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा, कुलीन वर्ग है, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, जिसके कारण निम्नलिखित है। कौन से जो कारण है जी, वो इसलिए जो कुलीन वर्ग है, यूरोप का महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग बना था। तो इसमें हमारा पहला जो कारण है, इस वर्ग के सदस्य इस वर्ग के सदस्य साक्ष्य जीवन शैली से बने हुए थे, और जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी, वह ग्रामीण क्षेत्रों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। तो ये हमारे 2 कारण थे, कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग बनने के कारण। तो हम आंसर में जो अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम बोर्ड में आएगा, हम ये आंसर है लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूसेप्पी मैथनी ने किन 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि जिउसेप्पी मैत्सनी था, उन्होंने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी, वो कौन सी थी? तो हमारा जो आंसर आएगा जी, दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी, वो थी पहले थी मार्सेई में यंग इटली मार्सेई में किसने की थी स्थापना? तो जिउसेप्पी मैत्सनी ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है या बर्न में यंग यूरोप का संगठन बनाया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो हमारा आंसर आएगा जी जिउसेप्पी मैत्सनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब और किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? कब और किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो हमारा आंसर आएगा जी 1832 की कस्तूनिया की संधि ने ईरान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन आएगा कि 1832 की किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि 1832 की किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो हमारा आंसर आएगा कस्तूनिया की संधि ने कब 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रोमनीवाद किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा है? जो रोमनीवाद है किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा है? रोमनीवाद एक साक्ष्य सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया गया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी करें। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्लास कैसे लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केराल क्रुपस्की का पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष में योगदान बताइए। तो हमारा आंसर आएगा कि केराल क्रुपस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस और मजूरका जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। क्या क्वेश्चन था हमारा? केराल जो क्रुपस्की और पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष में योगदान बताइए। तो हमारा आंसर था केराल जो क्रुपस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और क्या किया? पोलेनेस और मजूरका जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। ये उनका योगदान था। क्या था कि जो मजूरका जैसे लोक नृत्य थे उनको राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। ये किसका योगदान था? तो ये था पोलैंड के कौन थे? केराल क्रुपस्की थे। जो केराल थे उनका ये राष्ट्रीय योगदान था और उन्होंने क्या किया? पोलेनेस और मजूरका जैसे लोग नृत्य थे उनको राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। क्वेश्चन नंबर हमारा ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख निर्जातीय समूह कौन से थे? क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है कि ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख समूह कौन से थे? तो आंसर आएगा जो ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख निर्जातीय समूह अंग्रेज थे, वेल्स थे, स्कॉट और आयरिश थे। कितने समूह है? अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। ये किस राष्ट्र में रहते थे? तो ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले समूह थे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम बोर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के 2 बिंदु लिखिए। कि उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका की 2 बिंदु लिखिए। तो क्या है? पहला बिंदु है हमारा, पहला जो पॉइंट है, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। महिलाओं ने क्या किए? अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। दूसरा पॉइंट है अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। कि राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शन थे उनमें भी महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति थी, जो फ्रांसीसी क्रांति थे उसके रूपक चिन्ह कौन थे? पहला क्वेश्चन हमारा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और इसके जो मुख्य चिन्ह थे वो क्या थे? उनके चिन्ह थे मरियन, लाल टोपी,
तिरंगा और कलगी थे। क्या थे? कलगी, तिरंगा, लाल टोपी, मरियन, ये क्या किसके प्रतीक थे? फ्रांसीसी क्रांति के। क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मेनिया का अर्थ बताइए। जर्मेनिया का क्या अर्थ है? जर्मेनिया का अर्थ है, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक है। जर्मेनिया है जर्मन राष्ट्र का रूपक है। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक और चाक्षुष अभिव्यक्तियों में बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाती है। जर्मेनिया का जो अर्थ है, जर्मेनिया किसका रूपक है? जर्मन राष्ट्र का। और किसके बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाती है? जो चाक्षुष अभिव्यक्तियों में, क्योंकि जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जर्मेनिया का मतलब बताना है। तो हम लिखेंगे जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक है और जो चाक्षुष अभिव्यक्तियों में बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाती है, क्योंकि जर्मन एक बलूत वीरता का प्रतीक है। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखो। कि बाल्कन क्षेत्र में आने वाले, बाल्कन जो क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखो। तो हमारा आंसर आएगा जी, बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्य है आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान और इत्यादि। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्य है आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान और इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी कि जनमत संग्रह का क्या अर्थ है? जनमत संग्रह का क्या अर्थ है? तो ये हमें बताना है। जनमत संग्रह का अर्थ होता है कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कराया जाता है। कि एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कराया जाता है, वह जनमत संग्रह होता है। राष्ट्र राज्य की 3 विशेषताएं बताइए। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों, हमारा जो आंसर आएगा राष्ट्र राज्य की जो 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है राष्ट्र राज्य की? इसमें जनता को अपने शासन को चुनने का इसमें जनता को अपने शासक को चुनने का अधिकार होता है। जो राष्ट्र राज्य में क्या होता है, 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता हम कहेंगे कि इसमें जनता को है ना अपने शासक को चुनने का अधिकार होता है। ठीक जी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है जी, सभी नागरिकों के समान कानून बनाए जाते हैं। एक राष्ट्र राज्य में सभी नागरिकों के लिए क्या बनाए जाते हैं? समान कानून बनाए जाते हैं। तो वो क्या है? एक राष्ट्र राज्य की पहचान है। शासक को चुनने का अधिकार किसके पास होता है? जनता के पास होता है। जैसे हमारे राष्ट्र जैसे हम प्रधानमंत्री चुनते हैं तो कौन चुनते हैं? हमारे जनता के द्वारा उनको चुना जाता है। तो क्या एक राष्ट्र राज्य की पहचान है? सभी के लिए नागरिक समान कानून, जैसे हमारे भारतीय संविधान में बताया है कि सभी के लिए समान कानून है। तो ये क्या है? राष्ट्र राज्य की पहचान है। लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होता है। किसके द्वारा राष्ट्र का गठन होता है? लोगों के द्वारा। उसकी नीतियां तय करते हैं और लोग ही उसकी नीतियां हैं वो तय करते हैं। तो ये क्या एक राष्ट्र राज्य की पहचान है। तो हम आंसर में लिख सकते हैं राष्ट्र राज्य की 3 विशेषताएं कौन सी है? तो क्या है? जनता को अपने शासक को चुनने का अधिकार होता है। दूसरा क्या पॉइंट? समान कानून बनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या? लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होता है और इसकी नीतियां भी कौन तय करते हैं? जो लोगों के द्वारा। तो ये हमारे पहला जो क्वेश्चन था हमारा राष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी कि फ्रांसीसी जो सेना थी उसका शुरुआती उत्साह शीघ्र ही लोगों में विरोध का कारण क्यों बन गया था? दूसरा क्वेश्चन है जो फ्रांसीसी सेना का शुरुआती जो उत्साह था शीघ्र ही लोगों में विरोध का कारण क्यों बन गया था? तो हमें आंसर में क्या लिखना है? हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फ्रांसीसी सेना का जो फ्रांसीसी सेना थी उसका शुरुआती जो उत्साह था शीघ्र ही लोगों में विरोध का कारण बन गया। क्यों बन गया जी? क्योंकि जब ये साफ होने लगा
कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, उनकी जो सुविधाएं थी वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। जो राजनीतिक जो स्वतंत्रता थी ना, जो आज़ादी थी, जो फ्रीडम थी, उनके अनुरूप नहीं थी। तो इसलिए उनका विरोध होना शुरू हो गया था। बड़े हुए कर थे, टैक्स क्या थे, बढ़ाए गए थे। सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती इत्यादि प्रमुख कारण थे। तो ये बता रहे हैं कि फ्रांसीसी सेना का शुरुआती उत्साह शीघ्र में लोगों में विरोध हुआ। तो हमें जो कारण जो लिखने हैं, जो वो थे कि नई जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप थी और बड़े हुए कर, सेंसरशिप, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरदस्ती है भर्ती कराया जा रहा था। इसलिए उनका शुरुआती दौर में उनका विरोध हुआ था। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी कि 19वीं शताब्दी में जो 19वीं जो शताब्दी थी उसके उदारवादी विचारधारा के राजनीतिक उद्देश्यों की समीक्षा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा के राजनीतिक उद्देश्यों की समीक्षा कीजिए। 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा राजनीतिक रूप से एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति और संविधानता संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं शताब्दी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देता था। तो क्या है हमारा 19वीं शताब्दी उदारवादी विचारधारा के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो हमें बताना है, उनकी समीक्षा करनी है। तो आंसर में हमें क्या लिखा, 19वीं शताब्दी में जो उदारवादी विचारधारा थे उनके राजनीतिक रूप से एक ऐसी सरकार पर जोर देता है। जो उदारवादी विचारधारा है राजनीतिक रूप से किस पे जोर देता है, ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो। तो क्या उदारवादी का मतलब है कि ऐसी सरकार जो सहमति से बनी हो। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, कब होती है फ्रांसीसी क्रांति, तो हमें आंसर बताना है। फ्रांसीसी क्रांति हुई है जी 1789 के बाद जो उदारवाद निरंकुश शासक था, जो निरंकुश शासक होता जिसका जैसे ऐसे शासन जो किसे चलाया जा रहा है, सैनिक बल, या जिस पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तो कह रहा है कि जो 1789 की क्रांति है, फ्रांस की जो क्रांति है, उसके बाद जो उदारवाद निरंकुश शासक और पादरिक वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, तो उनके विशेषाधिकार थे उनको समाप्त करके संविधान था संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। और 19वीं शताब्दी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 1830 के फ्रांसीसी विरोध के 3 परिणामों की व्याख्या करें। जो 1830 है, 1830 फ्रांसीसी जो विरोध है उसके 3 जो परिणाम हुए थे वो हमें बताने। तो पहला हमारे जो आंसर में क्या आएगा, 1830 की फ्रांसीसी विरोध के 3 परिणाम निम्नलिखित है। 1830 के फ्रांसीसी विरोध के परिणाम स्वरूप जो बुर्बो के राजा थे जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया में सत्ता पर बहाल किया गया था। कि पहला जो परिणाम था 1830 के फ्रांसीसी युद्ध के बाद जो वहाँ के राजा कहाँ के राजा थे, बुर्बो के राजा थे, जिन्होंने 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया में सत्ता पर बहाल किया गया था, उन्हें अब क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था। जो बुर्बो के राजा थे 1815 के बाद उनको बहाल किया गया, फिर उनको यहाँ से इस जाल शासन कर रहे थे वहाँ से उनको उखाड़ दिया गया क्रांतियों के द्वारा। और फ्रांस में सत्ता अब लुई फिलिप को सौंपी गई थी। फ्रांस में जो सत्ता है 1830 के बाद किनको सौंपी गई थी, लुई फिलिप को सौंपी गई थी। किन की जगह, बुर्बो राजा की जगह। तो ये हमारे 2 परिणाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड के विचारों के 3 बिंदुओं में विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि जर्मन दार्शनिक जो योहान गॉटफ्रीड
जो गॉटफ्रीड के विचारों के 3 बिंदुओं में विवेचना कीजिए। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। कि जर्मन दार्शनिक कौन है? योहान गॉटफ्रीड ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उनके किन किन लोगों में निहित है? आम लोगों में। जो सच्ची जर्मन संस्कृति है आम लोगों में निहित है, पहला हमारा बिंदु है। दूसरा पॉइंट हमारा है राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्य में प्रकट होती है। राष्ट्र की जो सच्ची आत्मा है, राष्ट्र की जो सच्ची आत्मा है किन में प्रकट होती है? तो हमारा दूसरा पॉइंट है जी लोकगीत। जो वहाँ के लोकगीत है, वहाँ के सॉन्ग है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ के जन काव्य, वहाँ के लोगों में, और वहाँ के लोक नृत्य डांसर है, उनके जो नृत्य किए जाते हैं उनमें एक राष्ट्र की सच्ची भावना उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा स्थानीय बोलियों पर। क्या है? स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन भावनाओं को वापस लाना नहीं था कि स्थानीय बोलियों पर बल है, जो जहाँ की जैसे एक क्षेत्र की जो बोली है वहाँ की स्थानीय बोली है, उन पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन भावनाओं को वापस लाना नहीं था कि कह रहा है कि जो प्राचीन जो है, प्राचीन भावना है, प्राचीन सभ्यता, उनको वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक जो राष्ट्रीय जो आधुनिक राष्ट्रीय है संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश क्या थे? निरक्षर अनपढ़ थे। तो ये हमारा उनका जर्मन दार्शनिक योहान थे, उनके 3 बिंदु थे, वो हमने डिस्कशन किए हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो 4 अंक वाले हैं क्वेश्चन आएंगे। तो हमें क्या है कि पोलैंड में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में, पोलैंड में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उदाहरण देकर समझाइए। पोलैंड में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उदाहरण देकर बताएं। आंसर हमारा है पोलैंड में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कि पोलैंड में जो है राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। पोलैंड में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। और 1831 के बाद रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इससे अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा के एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश को इस बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया और इस तरह पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक में देखे जाने लगी। फ्रैंकफर्ट संसद की नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि फ्रैंकफर्ट संसद के जर्मन राष्ट्र निर्माण में योगदान का उल्लेख कीजिए। तो हमारा आंसर आएगा कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन असेंबली के पक्ष में मतदान कर फैसला किया। कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में क्या फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन असेंबली के पक्ष में एक मतदान का फैसला किया गया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों पर एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। जर्मन राष्ट्र के लिए क्या किया गया? संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। संविधानवाद की राष्ट्रीय मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया गया। उन्होंने बढ़ते जन संतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। इस तरह फ्रैंकफर्ट संसद के जर्मन राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था।
तो इसमें जो हमारा रहेगा पॉइंट कि जो फ्रेंच संसद थे उसमें एक राष्ट्र के निर्माण में योगदान था, तो हम कहेंगे कि एक जर्मन असेंबली के पक्ष में क्या किया गया था, मतदान करवाया गया था। कब की बात थी, 18 मई 1848 को। कितने निर्वाचित प्रतिनिधि थे, 831। सजे धजे एक जुलूस में जाकर फ्रेंच संसद ने एक स्थान ग्रहण किया था। कहाँ आयोजित की गई थी ये संसद में, सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। और एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, किसके लिए, जर्मन राष्ट्र के लिए। और इस तरह फ्रेंच संसद के जर्मन राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का कारण बन गया। कथन के संदर्भ में तर्क दीजिए कि 1871 के बाद बाल्कन जो क्षेत्र था, बाल्कन जो एरिया था, यहाँ यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का कारण बन गया था। तो हमारा आंसर आएगा कि 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का कारण बन गया, जिसके कारण निम्नलिखित है कि बाल्कन क्षेत्र में यूरोप के अनेक देश अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते थे। कि बाल्कन क्षेत्र में है ना, यूरोप के अनेक देश थे, वो क्या कर रहे थे, प्रभुत्व है वो बढ़ाना चाहते थे बाल्कन क्षेत्र में। और उन्होंने वहां की समस्या को और भी उलझनपूर्ण बना दिया। जो बाल्कन क्षेत्र की जो समस्या थी उनको और भी उलझन है पूर्ण बना दिया था। बाल्कन क्षेत्र, दूसरा पॉइंट है हमारा, बाल्कन क्षेत्र के एक के बाद उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से बाहर निकलकर स्वतंत्रता की मांग करने लगी थी। जो बाल्कन क्षेत्र है, एक के बाद उसके अधीन यूरोपीय जो राष्ट्रीयताएं हैं उसके चंगुल से बाहर निकलकर स्वतंत्रता की मांग करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि बाल्कन लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे की राष्ट्रीयता का आधार दिया। बाल्कन लोगों ने आजादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि कभी स्वतंत्र थे, किंतु विदेशी शक्तियां उन्हें अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एकीकृत इतालवी गणराज्य के निर्माण में, जो एकीकृत है इतालवी गणराज्य के निर्माण में काउंट कैमिलो दे काबूर की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। कि काउंट कैमिलो दे काबूर की भूमिका है, एक जो इतालवी गणराज्य के निर्माण में क्या महत्वपूर्ण थी, भूमिका थी, उनका क्या योगदान था। तो हमें आंसर में लिखना है, जो एकीकृत इतालवी गणराज्य के निर्माण का वास्तविक श्रेय किसे जाता है, वास्तविक श्रेय किसे जाता है, तो हम कहेंगे कैवूर को ही जाता है, श्रेय कैवूर को जाता है। किसके निर्माण में, एकीकृत इतालवी गणराज्य के निर्माण में कैवूर को जाता है। 1852 में वह सोर्डिनिया में वहां का एक प्रधानमंत्री बना था। कि सोर्डिनिया में क्या कौन बना था प्रधानमंत्री, श्रेय कैवूर बना था। कब बना था, 1852 में। वो इटली के एकीकरण के कार्य में जुट गया, इटली के एकीकरण के कार्य में जुट गया। कब की बात है, 1852 में। और उसने अपने कूटनीतिक चालों के द्वारा इस कार्य को पूरा किया। उसने कई युद्धों में भाग लेकर इटली के राज्य को जो सार्डिनिया के साथ मिलाने का प्रयत्न किया। किसके युद्धों में, इटली के जो राज्य थे उनको किस में मिलाने का प्रयत्न किया था, जो सार्डिनिया है उसमें मिलाने का प्रयत्न किया था। किसने, जो काउंट कैमिलो दे काबूर थे इन्होंने। और जो लोम्बार्डी है, मोडेना है, जो पार्मा है, टस्कनी आदि राज्य धीरे धीरे विदेशी सत्ता थी उसके छुटकारा प्राप्त करके सार्डिनिया में जा मिली। इतिहासकार उसे इटली का बिस्मारक कहते हैं। इतिहासकार है वो किसे इटली का बिस्मारक कहते हैं, इटली का बिस्मारक किसे कहते हैं, श्रेय कैवूर को ही जाता है इटली का बिस्मारक। क्योंकि इन्होंने इटली को एक नए, जो एक इटली के राज्य के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये हमने उनका जो योगदान था वो हमने डिस्कशन किया। क्योंकि पहले ये 1852 में जो काउंट कैमिलो है ये एक प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद ये एक
नए राज्यों को एकजुट करने में एक चाल चलते हैं। उन चाल के द्वारा वो जो विदेशी सत्ता में जो उनके राष्ट्र राज्य थे उनको अपने एक इटली राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया, इसलिए उनको इटली का बिस्मार्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामाजिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कौन से 4 कदम उठाए थे। कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन से सामाजिक पहचान है, एक सामाजिक पहचान बनाने के लिए क्या भावना पैदा करने के लिए 4 कदम उठाए थे। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामाजिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए 4 कदम। क्रांतिकारियों ने ये घोषणा की, जो क्रांतिकारी थे फ्रांसीसी में, उन्होंने ये घोषणा की कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्ति दिलाया जाए। जो यूरोप के लोग हैं उनको किसको मुक्ति दिलाया जाए, किससे? निरंकुश। निरंकुश कौन थे? जो शासन पे कोई अंकुश नहीं था, एक जो शक्तिशाली राजा है उसके द्वारा शासन किया जा रहा था। तो वहाँ यूरोप के लोग थे, उनको इस निरंकुश शासक है उनसे मुक्ति दिलाई जाए, आज़ादी दिलवाई जाए, ये क्रांतिकारियों ने एक घोषणा की थी। पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा है एक नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया जाए। जो फ्रांसीसी झंडा है, एक जो ध्वज है उनका, वो एक तैयार किया जाए। पहले के राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली थी। जो फ्रांसीसी जो फ्रांस का जो पहला एक ध्वज था उनकी जगह नए ध्वज झंडे ले ली। और तीसरा हमारा पॉइंट है सक्रिय नागरिकों के द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया। जो सक्रिय नागरिक थे, जो उनके द्वारा एक सभा का गठन किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? असेंबली रखा गया था। क्या? नेशनल असेंबली रखा गया था। एक नई सभा बनाई, उस सभा का नाम नेशनल असेंबली रखा गया। ये भी एक फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था। राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का भी गुणगान किया गया। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे एक सामाजिक पहचान पैदा करने के लिए। पहला था निरंकुश शासकों से मुक्ति दिलाई जाए यूरोप के लोगों को। दूसरा था एक राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया और एक सभा बनाई गई, उसका नाम क्या था? नेशनल असेंबली था। दूसरे चौथा पॉइंट क्या था? इंपॉर्टेंट था, शहीदों का गुणगान किया गया, शपथें ली गई, नई स्तुतियां रची गई। ये हमारे 4 पॉइंट थे फ्रांसीसी क्रांति को एक सामाजिक पहचान, एक समाज में दर्शाने के लिए। ये हमारे 4 कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1804 की नागरिक संहिता के 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 1804 की जो नागरिक संहिता है उसके 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, कि नागरिक संहिता इसको किस नाम से जाना जाता है। नागरिक संहिता है ये कब हुई थी? 1804 की नागरिक संहिता है, इसको किस नाम से? ये भी क्वेश्चन है एग्जाम कंपटीशन में आ सकता है। एग्जाम बोर्ड में तो आता ही है, साथ में कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इस संहिता के जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिए। कि इस संहिता ने जन्म पर जो आधारित जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। दूसरा, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। तीसरा पॉइंट था, इस संहिता ने प्रशासनिक विभाजनों को समाप्त किया गया, शांति व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदास्त और जागीरदारों से मुक्ति दिलाई थी। कौन सी संहिता ने? 1804 की नागरिक संहिता ने। चौथा हमारा पॉइंट है, शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। जो शहरों में कारीगर के श्रेणी थे, उनके जो संघ थे, उनके नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। किसान, कारीगर, मजदूर और नए उद्योगपतियों ने नई आजादी चक्की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वियना संधि के 4 प्रमुख उल्लेख करो। वियना संधि के कि पहला तो पॉइंट है वियना संधि कब हुई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम है, ऑल कंपटीशन एग्जाम, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वियना संधि कब हुई थी? 1815। वियना संधि ने
चार प्रमुख विशेषताएं थी। सन 1815 की वियना संधि। क्वेश्चन आएगा वियना संधि कब हुई थी, तो हमारा आंसर आएगा जी 1815। कब हुई थी, 1815। वियना संधि के उन सारे बदलावों को, उन कई सारे बदलावों को खत्म किया गया जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। जो नेपोलियन युद्ध हुए थे उनके दौरान जो बदलाव है उनको खत्म किया गया। किस संधि के द्वारा, 1815 की संधि किस नाम से जानते हैं, तो आंसर आएगा वियना संधि से जाना जाता है 1815 की। और सारे बदलाव थे उनको खत्म किया गया। इस संधि ने, कौन सी संधि है, 1815 की वियना संधि ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उठाए गए बुर्बो राजा जिन्हें सत्ता में उनके इलाकों को खो दिया, जिन पर कब्जा उस नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। वर्षा को उसकी पश्चिमी सीमाएं थी महत्वपूर्ण नए इलाके सौंपे गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली को नियंत्रण मिला था। ऑस्ट्रिया को किसका, उत्तरी इटली का नियंत्रण मिला था। वर्षा को उनकी पश्चिमी सीमाएं दी गई, जो ऑस्ट्रिया है उसको क्या दिया गया, उत्तरी इटली का नियंत्रण मिला था। और ये हमारे 4 पॉइंट थे कौन सी संधि, 1815 की संधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि यूरोप में 1830 का दशक भारी कठिनाइयां लेकर आया था। 4 कारण बताने। यूरोप में 1830 था, वो क्या लेके आया, बहुत ही कठिनाई लेकर आया था। 4 कारण हमें बताने हैं। तो यूरोप में 1830 का दशक है भारी कठिनाई लेकर आया, जिसके कारण 4 निम्न प्रकार से। यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। यूरोप में क्या है, जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई थी 1830 के बाद। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। तीसरा पॉइंट था नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। चौथा हमारा पॉइंट है यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था। जर्मन एकीकरण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। कि जर्मन जो एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उनके जो विशेष जो चरण थे, जो विशेषता थी, वो हमें बताना है। तो हमारा जो आंसर रहेगा, जो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्ग के जर्मन के लोगों में काफ़ी समय से थी। जो राष्ट्रवादी भावना थी ये कौन से मध्यम जो वर्ग थे उनमें काफ़ी समय से थी, तो किस में थी जी, हम कहेंगे मध्यम वर्ग। जो मध्यम वर्ग के थे उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं वो काफ़ी समय से थी। और उन्होंने 1848 में, जो मध्यम वर्ग थे, 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। जो मध्यम वर्ग के लोग थे ना, उन्होंने 1848 में, कब की बात है जी, 1848 की, और जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद के द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। और राष्ट्र निर्माण की है उदारवादी। पहले राजशाही व फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी और उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। ये क्या है, जो जर्मन एकीकरण के जो विशेष चरण है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पश्चात क्या हुआ, जो पर्सा के प्रमुख मंत्री थे, पर्सा के प्रमुख मंत्री क्या है, बिस्मार्क। कौन है पर्सा के प्रमुख मंत्री, बिस्मार्क ने पर्सा की सेना और नौकरशाही की भी मदद की थी। तो पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद किसने की थी, जो कहाँ का था, पर्सा का प्रमुख मंत्री कौन था, बिस्मार्क। जो बिस्मार्क जर्मन के एकीकरण के लिए जाना जाता है, इसने मदद की थी। तो ये हमारे पॉइंट है कि राष्ट्रवादी भावनाएं किसमें काफी समय से थी, तो हम लिखेंगे मध्यम वर्ग से। और मध्यम वर्ग ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक क्या संसद बनवाई, निर्वाचित संसद बनवाई, और ये राष्ट्र राज्य बनाने के लिए प्रयास किया था।
राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहले राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका परसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। यह हमारा का पॉइंट भी क्लियर हुआ। और इसके बाद कौन थे प्रमुख परसा के, तो हम कहेंगे जी बिस्मार्क थे, और सेना और नौकरशाही की भी मदद की थी बिस्मार्क ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि 7 साल के दौरान, कितने साल के दौरान जी, कि 7 साल के दौरान जी, जो परसा ने किस पे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को भी जीता था। परसा ने किसको जीता था 7 साल के दौरान, किनको, ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क को और फ्रांस को भी जीता था। ये क्या, जर्मन के एकीकरण की विशेषताएं हैं। और इस प्रकार जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। हमने 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट देखे इनके, कि सन 1871 में राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी का सम्राट घोषित किसे किया था, विलियम प्रथम ने जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। सॉरी, जो 1871 में जो जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, किसको किया गया था, तो हमें आंसर लिखना है कि राजा विलियम प्रथम को। ये हमारे जो जर्मन एकीकरण के जो विशेष पॉइंट थे वो हमने डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि एक्ट ऑफ यूनियन, कौन सा एक्ट है जी, एक्ट ऑफ यूनियन है जी। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ने किस प्रकार इंग्लैंड को व्यवहारिक रूप से स्कॉटलैंड में पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सहायता की। 4 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ने किस प्रकार इंग्लैंड को व्यवहारिक रूप से स्कॉटलैंड जो है उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सहायता की। 4 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। तो ये जो है हमें जो एक्ट ऑफ यूनियन है इसके 4 पॉइंट हमने डिस्कशन किए थे वो हमें करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इटली के एकीकृत होने से पूर्व की 4 परिस्थितियों का वर्णन करो। इटली के एकीकृत होने से पूर्व की 4 जो परिस्थितियां थी वो हमें डिस्कशन करना है। इटली के एकीकरण होने की जो 4 परिस्थितियां थी इनमें से पहली है कि इटली अनेक वंशानुगत राज्य था, बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटली किस साम्राज्य में बिखरा हुआ था, हैब्सबर्ग था, और एक वंशानुगत राज्य में बिखरा हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या है जी, 19वीं शताब्दी के मध्य में जो इटली कितने राज्य में बंटा हुआ था, इटली 7 राज्य में बंटा हुआ था। 19वीं शताब्दी में इटली कितने राज्य में बंटा हुआ था, 7 राज्य में, जिनमें से केवल एक क्या था, सॉर्डियन जो था, जो एक सार्डिनिया जो पिडामोंट में एक इतालवी गणराज्य का शासन था। कौन से गणराज्य का शासन था, सार्डिनिया जो पिडामोंट है उसमें कौन से गणराज्य था, जो इतालवी गणराज्य का शासन था। और इटली कितने भागों में बंटा हुआ था, 7 राज्य में। कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। और उत्तरी भाग किसके पास थे, जो उत्तरी भाग है वो किसके पास थे, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन थे। जो उत्तरी भाग है वो किसके अधीन थे, हैब्सबर्ग के। मध्यम इलाकों पर किसका शासन था, पोप का शासन था। दक्षिण क्षेत्र में किसका शासन था, स्पेन के बुर्बो के राज्य के अधीन था। तो क्या है हमारा जो इतावली है, इतावली जो एकीकृत होने से जो 4 परिस्थितियां थी वो कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में तो कितने मध्यम वर्ग बंटा हुआ था, इटली 7 राज्य में, और कौन से थे, हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। तीसरा पॉइंट था कि उत्तरी भाग किसके अधीन था, जो इटली का ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था। पोप का मध्य में थे। दक्षिण में कौन थे, स्पेन का कौन सा राजा था, बुर्बो राजाओं के अधीन था। इतावली भाषा ने शानदार रूप जो है हासिल नहीं किया, अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप है मौजूद थे। ये 4 परिस्थितियां हम देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक से क्या तात्पर्य है, फ्रांस और जर्मनी के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। तो हमारा आंसर आएगा जी, जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईश्वरीय को किसी व्यक्ति या चीज के द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता है, मुक्ति है, जो ईश्वरीय है, किसी व्यक्ति या चीज के द्वारा इंगित किया जाता है उसे रूपक कहते हैं। रूपात्मक कहावत के 2 अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और दूसरा प्रतीकात्मक। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता,
न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया। स्वतंत्रता का प्रतीक है लाल टोपी, टूटी जंजीरिया, इंसाफ को आमतौर पर एक महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वह तराजू लिए हुए हैं। जर्मन में मोरियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकी पर लगाई गई है ताकि जनता की एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, लोग उसे तद्भावनात्मक स्थापित कर सके। मोरियन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है। इसी तरह जर्मनी या जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरलैंड के संबंध में अंग्रेजी की नीति की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्ट जो धर्म था उनको मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी। जो वॉल्फ टाउन और उसकी यूनाइटेड जो आयरिश मैन की अगुवाई में हुए सफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया और एक नई ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था। ये क्या था? आयरलैंड के संबंध में अंग्रेजी नीति की जो प्रमुख विशेषता थी। और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम पूर्ववर्ती समाज में लोगों की पहचान में किस आधार पर अलग थे? किस आधार पर अलग थे? तो हमारा जो आंसर आएगा कि सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए निम्न तरीके से अपने पूर्ववर्ती समाज से भिन्न थे। पहले जो समाज है इस स्टेट में बंटी हुई थी, कि पहले जो समाज है किस में बंटी हुई थी? इस स्टेट में बंटी हुई थी, जबकि अब पितृभूमि, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय ध्वज आदि के आधार पर सामूहिक पहचान पर बल दिया गया है। पूर्ववर्ती समाज निरंकुश राजतंत्र के प्रति निष्ठा पर आधारित था, जबकि यह लोगों के द्वारा बने राष्ट्र के प्रति समर्पण पर आधारित था। समाज में लोगों को संविधान के अंतर्गत समान अधिकार दिए गए जो पहले नहीं थे। ये क्या थे? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा सामूहिक पहचान की जो भावना है वो उठाए गए कदम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता 1804 में की गई बातें किस उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा के अनुरूप थी? कि नेपोलियन जो संहिता थी वो कब हुई थी? 1804 में। ये उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा के अनुरूप थी, स्पष्ट करना है हमें। तो हमारा जो आंसर आएगा, ये कई तरीके से व्यक्त की जाती है। जो नेपोलियन संहिता है वो एक उदारवादी राष्ट्र की विचारधारा के अनुरूप। तो इसमें जो पहला जो पॉइंट है, जन्म आधारित विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। जन्म जो आधारित थे विशेष, जन्म जो परंपरावश थी उसको विशेष जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए। कानून, दूसरा पॉइंट है, कानून के समक्ष समानता मिलनी चाहिए, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, सामंती व्यवस्था का अंत करके भूदास्तों और जागीरदारी शुल्कों का भी अंत किया गया। एक समान कानून, मानक भार और राष्ट्रीय मुद्रा का प्रावधान किया गया। ये क्या? 1804 की जो नेपोलियन संहिता थी उसमें कुछ नियम बनाए गए थे, कुछ नियम थे उनको समाप्त किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार पर रूढ़िवादी विचारधारा किस प्रकार मानव जीवन के उत्थान में बाधक है? जो रूढ़िवादी जो विचारधारा है, जो पुरानी जो परंपरा चली आ रही है, वो एक मानव जीवन के उत्थान के लिए किस प्रकार बाधक है? तो ये हमें आंसर है, हमारा जो उत्तर आएगा कि रूढ़िवादी विचारधारा के कई कारण हैं जो मानव जीवन के उत्थान में बाधक है। पहला जो कारण है, समाज में परंपरागत ऊंच नीच की भावना को बनाए रखने का समर्थन करती है। कौन समर्थन करती है? जो ऊंच नीच की भावना, जो रूढ़िवादी विचारधारा है, आधुनिक जीवन मूल्यों के विपरीत है। आधुनिक जीवन के मूल्यों के विपरीत जो रूढ़िवादी विचारधारा है। समाज परिवर्तन का विरोधी कौन है? रूढ़िवादी विचारधारा है।
लोकतंत्र के युग में भी राजतंत्र का समर्थक है। आलोचना और असहमति के खिलाफ कौन है? रूढ़िवादी विचारधारा। इसलिए एक मानव जीवन के उत्थान के लिए जो बाधक है रूढ़िवादी धारा विचारधारा, जो कारण है जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, ये हमने इस क्वेश्चन में डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्रांतिकारी विचारधारा ने किस प्रकार निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना में योगदान दिया, और मैथ्सनी का उदाहरण देते हुए इसे समझाइए कि क्रांतिकारी जो विचारधारा ने किस प्रकार निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध एक आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना में योगदान दिया। बात करें निरंकुश राजतंत्र एक ऐसा शासन जो एक दमनकारी और सैनिक बल के द्वारा वहां पर शासन किया जाता है, तो उसका एक आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना में योगदान दिया, जो मैथ्सनी का उदाहरण देते हुए इसे समझाना है। तो आंसर हमारा है 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय ने उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, इसलिए कई गुप्त संगठन थे वो उभर कर आए, स्वतंत्रता और मुक्ति के प्रतिबंध होकर संघर्ष करने लगे। आजादी और के लिए क्या है? संघर्ष करने लगे। इटली का जो ज्यूसेपी मैथ्सनी है, कौन है जो इटली का कौन था? ज्यूसेपी जो मैथ्सनी है, ऐसा ही एक क्रांतिकारी था। उसने दो भूमिगत संगठन बनाए थे, एक तो यंग इटली और एक यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप का जो संगठन बनाए थे, ये किसने बनाए थे? तो हम कहेंगे जी मैथ्सनी के द्वारा। कहाँ से था? इटली का रहने वाला था, और इन्होंने दो संगठन बनाए। उसने इटली को एकीकृत गणतंत्र बनाने के लिए, जो इटली को एकीकृत है गणतंत्र बनाने के लिए क्रांतिकारी संघर्ष किया, और उसके विचारों को पूरे यूरोप पर असर पड़ा। एक रूढ़िवादी को मुंह की खानी पड़ी। जो रूढ़िवादी जो पारंपरिक जो विचारधारा थी, उनको समाप्त करने में जो मैथ्सनी है इटली के, उन्होंने दो संगठन बनाए थे, एक यंग इटली और एक यूरोप इटली बनाया था, और यंग यूरोप का गठन किया था, और इसलिए रूढ़िवादी जो विचारधारा है उनको समाप्त किया गया, एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख, कठिनाई, असमानता, बेरोजगारी किस प्रकार जन विद्रोह का कारण बन सकती है? 1830 के दशक में यूरोपीय परिस्थितियों के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए कि 1830 के दशक में यूरोपीय समाज की कई कठिनाइयों से जूझ रहा था। जो यूरोपीय समाज है 1830 में कई कठिनाइयों से जूझ रहा था। बढ़ती आबादी, मशीनीकरण और औद्योगिकरण के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, महंगाई, व्यापक बेरोजगारी, शहर की ओर पलायन, फसलों की बर्बादी ने व्यापक गरीबी का प्रसार किया। 1848 ऐसा एक ही वर्ष था कि 1830 के बाद है कई परेशानियां उठानी पड़ी, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी थी, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही थी, और जो बाजारों में मशीनीकरण से है काम होने लगा, श्रमिक है उनको काम कम मिल रहा था क्योंकि मशीनों से काम ज़्यादा होता था। तो इसलिए क्या है, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी साथ साथ में, और महंगाई भी दिनों दिन बढ़ रही थी। तो इसके कारण क्या है, एक गरीबी का प्रसार होने लगा, गरीबी है वो ज़्यादा बढ़ने लगी। एक ऐसा ही समय था, वो सन था 1848 का। इन सभी परिस्थितियों की वजह से पेरिस के लोग कहाँ पर आए, सड़क पर उतर आए और राजा को भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये परिस्थितियाँ थी, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, काम लोगों को नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ कि लोग हैं आंदोलन करने लगे, सड़क पर आ गए पेरिस के लोग, और वहाँ के राजा को वहाँ से भागना पड़ा, और गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। आधुनिक समय में इन परिस्थितियों के पैदा होने पर जनता के द्वारा विद्रोह की घटना होती रहती है। उदाहरण के लिए नेपाल में जन विद्रोह के द्वारा राजतंत्र को खत्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण यूरोप के बाकी देशों की अपेक्षा किस तरह भिन्न था? कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण है यूरोप के बाकी देशों की अपेक्षा किस तरह भिन्न था? तो इसमें ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण है
अचानक कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, जैसा कि अन्य यूरोपीय देशों में हुआ। एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था, जिसे हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। ब्रिटेन कई निर्जातीय पहचान जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट आदि का देश था। ब्रिटेन किन निर्जातीय पहचानों से जैसे आदि देशों से बना था? अंग्रेज, वेल्स और स्कॉट। अंग्रेज, वेल्स और स्कॉट आदि देशों से क्या बना था? ब्रिटेन था। आंग्ल राष्ट्र इंग्लैंड की अहमियत, सत्ता और समृद्धि वृद्धि के साथ द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर इसका भी प्रभुत्व बढ़ गया था। संसद ने 1688 में राजतंत्र की जो ताकत है वो छीन ली थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 में हुए समझौते से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का जन्म हुआ था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का जन्म है कब हुआ था? तो कब हुआ? 1707 में। कौन सा समझौता हुआ था? किन किन के बीच हुआ था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। और इस समझौते के द्वारा किसका गठन हुआ था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का जन्म हुआ, किंतु व्यवहार में इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जम गया। एक ब्रितानी पहचान के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाया गया, जिसमें कई बार स्कॉटिश, वेल्स, आयरलैंड के लोगों को दबाया भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में जर्मनी और फ्रांस में राष्ट्र को दर्शाने वाले प्रतीक किस प्रकार वहां के लोगों की भावनाओं को प्रकट करते हैं? तो हमारे दो क्वेश्चन है ये लास्ट, कि राष्ट्र के प्रति जुड़ाव पैदा करने के लिए जो 18वीं और 19वीं सदी में राष्ट्र का मानकीकरण किया गया था, कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में किसका मानकीकरण किया गया? एक राष्ट्र का मानकीकरण किया गया, विशेष नारी रूपक में दर्शाया जाने लगा। फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र को प्रकट करती थी, और उसके कलाकारों ने नारी रूपक के रूप में प्रयोग भी अभिव्यक्त किया। मोरियन की तस्वीर फ्रांसीसी गणतंत्र को प्रकट करती थी, जिसके लाल टोपी, टूटी जंजीर स्वतंत्रता को दर्शाती है। राष्ट्र के प्रति जो जुड़ाव पैदा कब होने लगा? तो 1819 शताब्दी में होने लगा था, और नारी रूपक में दर्शाया जाने लगा था। और जो नारी रूपक के रूप में अभिव्यक्त किया गया, और जो उनकी जो स्वतंत्रता के जो प्रतीक थे वो क्या थे? लाल टोपी, टूटी जंजीर को दर्शाती है। आमतौर पर आंखों पर पट्टी बांधे तराजू लिए महिला किसका और इंगित करती है? इंसाफ को प्रकट करती है। इन्हीं चिन्हों को सार्वजनिक स्थानों पर दर्शाया गया है। जो ये चिन्ह थे, जो तराजू है, ये चिन्ह है, स्थानों पर सार्वजनिक जो स्थान थे वहाँ दर्शाए गए हैं। और इसी तरह जर्मनी राष्ट्र का रूपक बन गई। सिर पर ब्लूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट वीरता को प्रकट करता है। इन रूपकों में आम लोग स्वयं को जोड़कर गर्व महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया और उसका अंत भी किया। उदाहरण सहित समझाइए। कि जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद को तो भी जन्म दिया और उसका अंत भी किया। उदाहरण सहित समझाइए। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देश में जो तेजी से औद्योगिक वृद्धि और उग्र राष्ट्रवादी आकांक्षाओं ने साम्राज्यवाद का जन्म दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन देशों ने एशिया, अफ्रीका के कई देशों पर अपना आधिपत्य जमाकर उनका औपनिवेशीकरण किया और अपने हितों के अनुरूप उनका गौर शोषण किया। किंतु इस आधिपत्य और शोषण के विरुद्ध इन देशों में साम्राज्य विरोधी आंदोलन पैदा हुए। इस प्रक्रिया ने यहाँ के लोगों को परस्पर सामूहिक एकता के बंधन में बांध दिया, जो राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के निर्माण को संपन्न सजाने लगी। यद्यपि यह राष्ट्रवाद अपनी परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न और विशिष्ट था, किंतु इसने यूरोपीय साम्राज्यवाद का अंत कर दिया। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11 है, 1815 की वियना संधि 1815 की वियना संधि के उद्देश्य बताइए। इसके प्रमुख प्रस्ताव व व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 1815 की जो वियना संधि है, इसके जो प्रमुख प्रस्ताव थे ये इस प्रकार है। उत्तर है नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना,
नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1815 की संधि के उद्देश्य के कारण। दक्षिण में जेनेवा को पिंड जो पिंडमोंट के साथ मिला दिया गया था। पर्सा को पश्चिम में नए क्षेत्र दे दिए गए थे। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया था। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में उदारवादियों के द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? कौन से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है जो यूरोप में उदारवादियों के द्वारा जो समर्थित या थे, वो क्या उद्देश्य थे, क्या आदर्श थे? तो ये हमें बताना है। तो क्या थे? कानून के समक्ष समानता मिले, ये एक आदर्श थे उनके, वो बातें रखी गई थी। ये एक यूरोप में उदारवादियों के द्वारा वैश्विक मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, जो वैश्विक मताधिकार है उनके पक्ष में नहीं थे। बाजार की स्वतंत्रता और राज्यों के द्वारा वस्तु और पूंजी जो प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्ष में थे, पक्षधर थे कि जो आयात और निर्यात हो रहा है वस्तुओं का बाजार की स्वतंत्रता के लिए, वो इस प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए सहमत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण की वृद्धि में किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए? औद्योगिकीकरण है उसकी वृद्धि ने यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक है उसके समीकरण को बदल दिया। क्या परिवर्तन हुए, ये हमें बताना है। तो उत्तर आएगा, हमारा आंसर है पश्चिमी मध्यम यूरोप है उसके हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि। क्या हुआ था? एक औद्योगिकीकरण के कारण है, एक उनके उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई थी। यूरोप के शहरों का विकास हुआ, वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ था, श्रमिक व मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है श्रमिक व मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता। कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति हुई और विचारों की लोकप्रियता हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका रही थी? तो अब आंसर आएगा स्वयं के राजनीतिक संगठन का बनाना। यूरोप में जो राष्ट्रवादी महिलाएं थी उनका महत्वपूर्ण भूमिका ये थी कि जो स्वयं के लिए राजनीतिक संगठन बनाया, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया महिलाओं ने, और मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष किया था, राजनीतिक बैठकों में भाग लिया, प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। ये महिलाओं का एक भूमिका थी यूरोप के एक राष्ट्रवाद की, एक राष्ट्र के गठन के, एक राष्ट्र राज्य के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के मुख्य कारण क्या थे? तो हमारे जो आंसर आएगा कि जनता पर अत्याचार। जनता पे जो अत्याचार हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके लिए यूरोप में एक जन आंदोलन चलाया गया। निरंकुश शासन व्यवस्था है इसको समाप्त किया गया। उदारवादी विचारधाराओं का प्रसार किया गया। स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया कि हमें स्वतंत्रता मिले, समानता मिले और भाईचारा हो, ये एक नारा दिया गया। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रही थी 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों की 3 प्रवाहों का विस्तार से लिखिए। कौन सी 3 प्रवाह विधियाँ थी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में? कब की बात? 1815 से 1914। वियना संधि होती है 1815 और 1914 में पहला विश्व युद्ध होता है। तो ये 1815 से 1914 है, उनके 3 प्रवाहों का विस्तार करना है। तो क्या है आंसर आएगा? वस्तुओं का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और लोगों का प्रवाह। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की थी? ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं।
पितृभक्ति और नागरिक के विचार, नए राष्ट्रीय चिन्ह, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा, एक समान भार व मान की व्यवस्था। ये हमारे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन के द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधारों में के विषय में बताइए। नेपोलियन की सहायता थी, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया गया था, शहरी क्षेत्रों में सुधार किया था और व्यापार में भी सुधार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख कीजिए। 1804 की जो नागरिक संहिता थी उसका उल्लेख करना है, क्या कारण थे वो हमें बताना है। क्या थे, जन्म पर आधारित सुविधाओं को समाप्त करना, जन्म पर जो आधारित थी सुविधा उसको समाप्त करना, ये क्या थे 1804 की नागरिक संहिता के मुख्य कारण थे। संपत्ति के अधिकार को बहाल करना, जमींदार और शांति व्यवस्था को समाप्त करना, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार करना, ये हमारे 4 पॉइंट थे। किसके थे, ये थे 1804 की नागरिक संहिता जो नेपोलियन की संहिता है उसके मुख्य कारण थे कि इनको समाप्त करो और इनको लागू करो। समाप्त किसको किया गया था, जन्म पर जो आधारित सुविधा थी, संपत्ति के अधिकार को बहाल किया गया था, शांति व्यवस्था को समाप्त किया गया और यातायात और जो संचार व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए। यूरोप के नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं बताओ। यूरोप के जो कुलीन वर्ग थे उनकी विशेषता बताने, जीवन जीने की समान शैली, पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है भूस्वामित्व। नेक्स्ट पॉइंट है कूटनीतिक भाषा, आपस में वैवाहिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21 है क्वेश्चन नंबर हमारा, यूरोप में राष्ट्रवादी विचारों के द्वारा, यूरोप में उदारवादियों के द्वारा संप्रतित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदर्श क्या थे। कानून के समक्ष समानता, वैश्विक मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, वो बाजार की स्वतंत्रता और राज्यों को वस्तु पूंजी के प्रभाव में लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए। 1815 की वियना संधि के उद्देश्य बताओ। 1815 की जो वियना संधि होती है उसके उद्देश्य बताने थे। उत्तर में जो नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना, दक्षिण में जेनेवा का पिडमोंट के साथ मिला दिया गया, पर्सा को पश्चिम में नए क्षेत्र दे दिए गए, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए। पश्चिमी और मध्यम यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ था, श्रमिक और मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के साथ 3 प्रभाव हुए थे, कौन कौन से हुए थे। तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा वस्तु का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, लोगों का प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी। स्वयं की राजनीतिक संगठनें बनाई गई, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया, मताधिकार की प्राप्ति नहीं थी, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शन में हिस्सा किया गया था। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के मुख्य कारण क्या थे। क्या कारण थे, जनता पर अत्याचार, निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जूस पे मैथ्सनी के बारे में लिखना है हमें। काउंट कैमिलो दे काउर के बारे में टिप्पणी करनी है। यूनानी स्वतंत्रता का युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद और राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका रही थी। तो ये हमें पहला जो हमारा है ज्यूस पे मैथ्सनी, इसके बारे में पॉइंट पे डिस्कशन करना है। यह एक क्या था, एक इटालियन क्रांतिकारी थे।
कौन थे इटालियन क्रांतिकारी? तो हम कहेंगे ज्यूसेppe मैत्तिनी है, ये एक इटालियन क्रांतिकारी थे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इटली को एकीकृत करने में। उनका मानना था कि एक देश इंसानियत का मूल हिस्सा है। जो इटली जो टुकड़े टुकड़ों में बंटा हुआ था उससे एकीकृत होना ही चाहिए। एकात्मक इटली राज्य के लिए एक कार्यक्रम की स्थापना की जाए और जो जो इन्होंने इटली और यंग यूरोप के नाम से दो सोसाइटी बनाई थी। यंग इटली और यंग यूरोप से दो गुप्त सोसाइटी भी बनाई थी। इस तरह से उन्होंने समाज में अपने विचारों को फैलाया और इटली गणराज्य की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो ज्यूसेppe मैत्तिनी थे इनके बारे में एक टिप्पणी लिखो। तो हमें क्या बताना है? इटालियन क्रांतिकारी थे और इटली को एकीकृत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। दो गुप्त संगठन बनाए थे। कौन से बनाए थे? यंग यूरोप और यंग इटली। ये इनके एक कार्यक्रम चलाया गया और सोसाइटी बनाई दो, कौन सी? यंग इटली और यंग यूरोप से दो गुप्त संगठन बनाए, समाज में अपने विचारों को फैलाया और इटली गणराज्य की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया। ज्यूसेppe मैत्तिनी के बारे में विचार था। नेक्स्ट अकाउंट कैमिलो दे कावर। ये कौन थे? एक इटली कितने राज्यों में बंटा हुआ था? इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। केवल सार्डिनिया जो पिडमोंट है एक इटालियन रियासत का शासन था। 1831 से 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह इटली को एकजुट करने में विफल रहे। जो इटली के जो क्रांतिकारी थे इटली को एकजुट करने में विफल रहे। एक एकीकृत इटली की स्थापना की जिम्मेदारी इस इटालियन राज्य पर आ गई। राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने इसके शासक थे और मुख्यमंत्री कौन थे? केवर थे मुख्यमंत्री। केवर ने 19वीं शताब्दी में इटली को अलग अलग राज्यों को एकजुट करने के लिए एक आंदोलन चलाया। उन्होंने फ्रांस के साथ एक सावधानीपूर्वक कूटनीतिक गठबंधन किया और 1859 में जो सार्डिनिया जो पिडमोंट को ऑस्ट्रियाई सेना को हराने में मदद की थी। इस तरह ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग इटली के उत्तरी भाग को मुक्त कर दिया। ऑस्ट्रियाई था उसने हैब्सबर्ग ने इटली के उत्तरी भाग को जो है उत्तरी भाग था उसको मुक्त कर दिया, क्योंकि इसने क्या किया था? जो ऑस्ट्रिया की मदद की थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध एक सफल युद्ध था। क्या था? एक सफल युद्ध था जिसे यूनानी क्रांतिकारियों ने 1821 से 1829 के बीच ओटोमन अम्पायर के खिलाफ लड़ा था। यूनानियों को पश्चिमी यूरोपीय देशों का समर्थन, इसी के साथ साथ कवि और कलाकारों ने यूनानी क्रांतिकारियों का साथ दिया। अंततः ट्रीटी ऑफ जो नेपोल है 1832 ने यूनान को एक स्वतंत्र देश घोषित किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वह फ्रैंकफर्ट संसद। यह एक जर्मन नेशनल असेंबली थी। क्या थी? एक जर्मन नेशनल असेंबली थी जो विभिन्न जर्मन क्षेत्र से आए मध्यम वर्ग के पेशेवर व्यापारियों और समर्थन कारीगरों के द्वारा बनाई गई थी। 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में बुलाई गई थी। इस सभा ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का गठन किया था जिसका नेतृत्व संसद के अधीन राजतंत्र से होता था। हालांकि इसे अभिजात वर्ग और सेना के विरोध के सामना करना पड़ा। इसके अलावा मध्यम वर्गों के नियंत्रण में था, इसने अपने जनदार को खो दिया और 31 मई 1849 को इसे भंग करने के लिए मजबूर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है जी कि राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांतिकारी के कलात्मक इतिहास को देखते हुए ये निश्चित होता है कि
क्रांति में पुरुष व महिलाओं का बराबर भाग लिया। स्वतंत्रता एक महिला के रूप में व्यक्त की जाती है। यूरोप में राष्ट्रवादी गतिविधियों में महिलाओं की पुरुषों की बराबरी की भागीदारी थी। इसके बावजूद उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। फ्रैंकफर्ट संसद में महिलाओं की आगंतुकों की गैलरी में खड़े होने के लिए केवल प्रेक्षकों के रूम में ही भर्ती किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांस के लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। लॉ पैतृभूमि, लेस जस्टियन, नागरिकों विचारों के एक संविधान के तहत समान अधिकार का आनंद लेने वाले एकजुट समुदाय की धारणा तो लोकप्रिय बनाया और एक नए फ्रांसीसी ध्वज ने सारे मानक को बदल दिया। जो एस्टेट्स जनरल का नाम बदलकर गया नेशनल असेंबली किया गया था और यह सक्रिय नागरिकों के द्वारा बनाई गई थी। केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली ने पूरे राष्ट्र के समान कानून बनाए। क्षेत्रीय बोली को राष्ट्रीय भाषा के रूप में फ्रांसीसी के पक्ष में हतोत्साहित किया गया था। नेक्स्ट है, मोरियन और जर्मनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? जो मेरियन और जर्मनियन फ्रांसीसी और जर्मन राष्ट्र के लिए संबंधित महिला छवि थे। वे स्वतंत्रता और गणतंत्र जैसे आदर्शों के व्यक्तित्व के रूप में खड़े थे। जो मोरियन और जर्मनिया कौन थे? जर्मन के राष्ट्र के लिए महिला छवि थे, स्वतंत्रता और गणतंत्र जैसे आदर्शों के व्यक्तित्व के रूप में खड़े थे। जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व इस तथ्य में था कि जनता अपने प्रतीकात्मक अर्थ के साथ पहचान कर सकती है और उनसे राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया में संक्षेप में बताए। जर्मन जो एकीकरण है उसकी प्रक्रिया है, उत्तर हमारा आएगा कि 1848 में उदारवादी मध्यम वर्ग जर्मनी की हार के बाद एशिया के द्वारा जारी रखी गई। 1848 में मुख्यमंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने पर्शिया की सेना को मदद से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। 7 वर्षों में पर्शिया में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़े। इन युद्धों का समापन एशिया की जीत और जर्मन एकीकरण में हुआ था। पर्शिया और राजा विलियम को जनवरी 1871 में वर्साई में जर्मन सम्राट घोषित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे? नेपोलियन के द्वारा जो बदलाव किए गए थे क्या थे? पहले तो हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा 1804 का सिविल कोड। तो नेपोलियन ने प्रशासनिक व्यवस्था को उसके द्वारा शासित क्षेत्रों में अधिक कुशल बनाने के लिए कई बदलाव किए। पहला बदलाव था 1804 का सिविल कोड तैयार किया गया। नागरिक संहिता तैयार की गई। इसमें नागरिक संहिता में नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आएगा 1804 का सिविल कोड किसके नाम से जाना जाता है? नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता के नाम से? कब? 1804। ये जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार थे, जन्म के जो अधिकार थे, विशेषाधिकार थे, उनको समाप्त किया गया था। इसके कानून के समानता मिले। जो 1804 की नेपोलियन संहिता नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, इसके समान किया गया कानून है सभी के लिए बराबर हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो, संपत्ति का अधिकार भी हासिल किया गया था। नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को छोटा कर दिया गया था। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया था। किसानों को मनवादी बकाया राशि और आधिपत्य से मुक्त किया गया। जो टैक्स थे, ब्याज थे, उनसे मुक्त किया गया था। परिवहन और संचार में भी सुधार किया गया था। ये क्या थे? नेपोलियन संहिता के जो नेपोलियन कोड था उसमें परिवर्तन किया गया था। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था? नेपोलियन था, उसने इटली पर आक्रमण कब किया था? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या आंसर रहेगा? इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन
डी जो ऑप्शन 4 है 1795, सॉरी 1797 है, वो सही आंसर रहेगा। नेपोलियन ने इटली पर जो आक्रमण किया था वो किया था 1797 में। कब किया था? 1797 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत ऐसी कौन सी ताकत थी जो 19वीं शताब्दी में उभरी, जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में बाहरी परिवर्तन ला दिया था? तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा, 19वीं शताब्दी में जो कौन सी ताकत उभर कर सामने आई जो यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में बाहरी परिवर्तन कर दिया था? तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए राष्ट्र राज्य का उदय। राष्ट्र राज्य का जो उदय था जो 19वीं शताब्दी में यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में बाहरी परिवर्तन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की सहायता का लक्षण नहीं था? निम्न में से कौन सा लक्षण है जो नेपोलियन की सहायता का लक्षण नहीं था? तो इसमें कौन सा आंसर है ये आएगा? तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सबके लिए वैश्विक मताधिकार। सबके लिए ये वैश्विक मताधिकार है, ये नेपोलियन की सहायता का लक्षण नहीं था। नेपोलियन की सहायता का जो लक्षण आधारित है, जन्म पर आधारित सुविधाओं का ना होना। जो जन्म से चली आ रही है, जो सुविधा मिल रही है, उनको खत्म किया जाए, ये नेपोलियन की सहायता में कानून बनाया गया था। संपत्ति का अधिकार, सभी को समान संपत्ति का अधिकार हो, सभी के लिए, ये नेपोलियन की सहायता का लक्षण था। कानून के समक्ष समानता, कानून सभी के लिए बराबरी हो, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, ये नेपोलियन की सहायता का लक्षण था। परंतु नहीं था तो वो पूछा हमारे आंसर क्वेश्चन में नहीं, तो ये आएगा सबके लिए वैश्विक मताधिकार, ये लक्षण नेपोलियन की सहायता के लिए नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1815। जो वियना कांग्रेस हुई थी वो हुई थी 1815 में। कब हुई थी जी? 1815 में। तो इसके लिए हमारा जो आंसर है सही ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो क्वेश्चन, वियना संधि कब हुई थी? 1815 में। कौन सा संबंधित है? वियना जो संधि हुई थी इससे कौन संबंधित है? तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या आएगा? ऑप्शन बी ड्यूक मेटरनिक। जो 1815 को जो वियना संधि हुई है ये किससे संबंधित है? यह ड्यूक मेटरनिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए जो बदलाव थे उसको खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? इनमें से किस संधि का उद्देश्य था यह हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा जो आंसर कौन सा रहेगा? इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 है वियना संधि। वियना संधि कब हुई थी? तो हम कहेंगे जी 1815। वियना संधि हुई थी कब? हुई थी 1815। ये किससे संबंधित थी? ड्यूक मेटरनिक से। किससे संबंधित थी? ड्यूक मेटरनिक से। और ये जो 1815 की जो संधि हुई है, वियना संधि हुई है, ये इस संधि का उद्देश्य क्या था? इस संधि का उद्देश्य था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए जो बदलाव थे उनको खत्म करना। किस संधि का उद्देश्य था? तो ये था वियना संधि। वियना संधि कब हुई थी? 1815 में। वियना संधि किस व्यक्ति से संबंधित है? ड्यूक मेटरनिक से संबंधित है। तो इसके साथ हमारे ये 4 क्वेश्चन है साथ में क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये किसकी बात थी? किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है
तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये बात किसने कही थी, ये हमें बताना है। लुई फिलिप ने कही थी, या बिस्मार्क ने कही थी, या विक्टर इमैनुअल ने कही थी, या मेटरनिक ने। तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जी ऑप्शन डी, मेटरनिक। मेटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्या बात कही थी, वाह क्या गजब की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश, एक फ्रीडम देश के रूप में मान्यता दी है? तो इसमें जो हमारा जो आंसर आया, कौन सा सही आंसर रहेगा? तो इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 है। जो यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में जो संधि हुई थी वो किस संधि के द्वारा मान्यता मिली थी? जो कॉन्स्टेंटिनोपल संधि थी, इस संधि के द्वारा एक यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट है उसके विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, वोल्ट फटोन है जो आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए महिला किस बात का प्रतीक है? इसमें क्या आंसर रहेगा हमारा? ऑप्शन है एक ऑप्शन है शांति, ऑप्शन नंबर 2 है समानता, ऑप्शन 3 है न्याय, ऑप्शन डी है स्वतंत्रता। तो आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए महिला किसका प्रतीक है? न्याय। किसका प्रतीक है जी? न्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो जो एमसीक्यू थे अभी है एक अंक वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन के तौर पे है हमें ये क्वेश्चन। फ्रेडरिक सारियो कौन था? फ्रेडरिक सारियो कहेंगे हम कौन था? एक फ्रांसीसी चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नस्ट रेनन कौन था? तो फ्रांसीसी दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? जर्मन जो राष्ट्र है वो किस बात का प्रतीक था? जर्मन राष्ट्र एक जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन राष्ट्र है वो एक जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जो मोंटेस्क्यू है ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन था, ये एक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? कौन सी विश्वविख्यात घटना है जो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। कब हुई थी? 1789। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो जोल वेराइन क्या था? जो जोल वेराइन है वो क्या था? वह किस प्रकार वह जमीन के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो जोल वेराइन क्या था, वह किस प्रकार वह जर्मनी की आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वो है
क्या लिखना आंसर में हमें? एक जर्मन शुल्क संघ है। जो जोलवेराइन था एक क्या था? एक जर्मन शुल्क संघ था। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने जो एक संघ था, इसने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। जो जोलवेराइन था एक जर्मन शुल्क संघ था। ये क्या था? जो टैक्स लग रहे थे उनको इसके द्वारा समाप्त किया गया। और ये किसका प्रतीक था? एक आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेटिसनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखे। तो क्या आंसर आएगा? यंग इटली और यंग यूरोप, 2 इनके द्वारा मास जो संघ बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में बाहरी परिवर्तन किया था? कि 19वीं जो शताब्दी है इसमें कौन सी ताकत उभर कर सामने आई थी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किया था? राष्ट्र राज्य का उदय। राष्ट्र राज्य का उदय। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? स्लाव। क्या कहा जाता है? स्लाव। वियना कांग्रेस किस वर्ष हुई थी? 1815 में। कब हुई थी? 1815 में। 1815 की वियना संधि का संबंध किससे था? ड्यूक मेटरनिक से। किससे संबंधित था? ड्यूक मेटरनिक से। नेपोलियन युद्धों के दौरान वे बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? किस संधि का उद्देश्य था? नेपोलियन युद्धों के दौरान वे बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो किस संधि का उद्देश्य था? ये हमारा आंसर आएगा कि वियना संधि। वियना संधि कब हुई थी? 1815 में। कब हुई थी? 1815 में। किससे संबंधित थी? ड्यूक मेटरनिक से। किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ड्यूक मेटरनिक ने। ड्यूक मेटरनिक से कौन सी संधि संबंधित है? वियना संधि। वियना संधि कब हुई थी? 1815 में। कब हुई थी? 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? क्या आएगा? कॉन्स्टेंटिनोपल। जो कॉन्स्टेंटिनोपल संधि थी इसने एक यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर आएगा वोल्फटॉन। वोल्फटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए महिला किस बात का प्रतीक है? किस बात का प्रतीक है? न्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं जो एग्जाम बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, 3 अंक वाले या 5। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की थी? तो ये हमारे जो किस प्रकार भावना है, सामाजिक भावना है, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे 1789 में, उन्होंने किस प्रकार अपने सामूहिक पहचान की भावना पैदा की थी? तो पितृभक्ति और नागरिकता के विचार। न्याय, राष्ट्रीय चिह्न, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा, एक समान भार व मान की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था जिसने पूरी व्यवस्था को आर्थिक, कुशल व तरंग संगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र के क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तरंग संगत बना दिया था। समीक्षा कीजिए। तो आंसर नेपोलियन की सहायता। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, शहरी क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुधार, ये क्या इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नेपोलियन प्रशासनिक क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था।
पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तरंग संगत बना दिया। जो ये हमारे पॉइंट थे। नेपोलियन की सहायता, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, शहरी क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कला, काव्य, कहानियां, संगीत, राष्ट्रवादी भावना को विकसित किया। कला थी, काव्य थे, जो कहानियां थे, म्यूजिक, संगीत थे, उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। और यूरोप के एक राष्ट्र को निर्माण में एक संस्कृति है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा था। लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्य, स्थानीय बोलियां और लोक साहित्य प्रबल। भाषा ने भी एक यूरोप के राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्थानीय जो क्षेत्रीय बोली थी और साहित्य पर बल ये सभी ने एक यूरोप के राष्ट्र के निर्माण में इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लोकगीत, जो लोकगीत थे उनके लोक नृत्य है, डांसर है, जन काव्य है, इन्होंने भी यूरोप के एक राष्ट्र के निर्माण में अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मनी के जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार हुई थी, ये हमें बताना है। तो उत्तर हमारा रहेगा आरंभ विलियम पर्सा के शासन पर आसीन होना। जो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा राजा था, जो क्षेत्र था पर्सा में कौन शासक बनता है, विलियम प्रथम। बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका को तैयार करना। जो जर्मनी की एकीकरण का जनक किसे माना जाता, बिस्मार्क। वियना कांग्रेस, एकीकरण में बाधाएं, बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित। विश्व शक्ति की जो तटस्थ किया हुआ है, एकीकृत जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में उभारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके मार्ग में आने वाले मुख्य बाधाएं क्या थी। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 1832 में जो काउर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना था। 1832 में जो काउर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना था, कौन बना था, काउर। फ्रांस में संधि, ऑस्ट्रिया पराजित। 1859 में लोबाल्डो को राज्य में मिला लिया गया। लोबाल्डो को कब राज्य में मिलाया, 1859 में। द्वितीय चरण क्या था, मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह के द्वारा सार्डिनिया में विलय। तीसरा चरण था 1860 में गैरिबोल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय। चौथा चरण था वेनेशिया व रोम पर अधिकार। 1871 में पोप से समझौता और एकीकृत इटली का उद्देश्य हुआ था। ये इनके मुख्य प्रक्रिया थी। और बाधाएं क्या थी, राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, पोप का शासन, वियना कांग्रेस, अनुदारवादी शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था। तो उत्तर हमारा रहेगा, यह किसी उथल पुथल या क्रांति नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का एक नतीजा था। पहले निर्जातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट है 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीने जाना। नेक्स्ट पॉइंट है 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ
ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? 1707 में। इसका मुख्य कारण ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण में लंबी प्रक्रिया चली है, वो ये हम पॉइंट कर रहे हैं। स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। यूनाइटेड जो किंगडम में आयरलैंड को कब शामिल किया था? 1801 में। जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? 1707 में। नए ब्रिटिश राज्य का निर्माण, आंग्ल संस्कृति का दबदबा, राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रीय गान को बढ़ावा, पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? राष्ट्र राज्य का उद्देश्य लोकतंत्रीय सिद्धांत का बढ़ावा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता पर बल, अन्य राष्ट्रों में मानव अधिकारों की मांग, निरंकुश राजतंत्र में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। जो फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में, ये केवल फ्रांस पर ही नहीं पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। समीक्षा कीजिए, इस पर क्या था? फ्रांस पर प्रभाव, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति कहाँ हो रही है? फ्रांस में। तो इसका प्रभाव है कहाँ कहाँ पड़ा था? लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, एक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये एक फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण गहरा प्रभाव था। लोक कल्याणकारी का निर्माण, समानता होना, स्वतंत्रता और भातृत्व से भरे नए समाज की नींव, ये क्या थे? फ्रांसीसी क्रांतिकारी के द्वारा महत्वपूर्ण प्रभाव थे। नवीन कानून संहिता लागू करना, नेशनल असेंबली का गठन फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुआ था। आर्थिक एकीकरण का निर्माण, कानून के समक्ष सभी को बराबरी, ये क्या थे? जो फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण गहरे प्रभाव थे। संपत्ति का अधिकार और सुरक्षित, मध्यम वर्ग का उद्देश्य, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति और भाषा की भूमिका व जन विद्रोह। 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख लीजिए। 1804 की जो नागरिक संहिता थी, नेपोलियन की संहिता थी, इसने जन्म पर आधारित सुविधा को समाप्त किया था। जन्म पर जो आधारित सुविधा थी उनको समाप्त किया गया। संपत्ति के अधिकार को बहाल किया। जमींदार व सामंती व्यवस्था की समाप्ति की गई थी। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किए गए थे। मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए थे। ये क्या थे? एक 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधान थे। एक राष्ट्र मुद्रा भी चलाई गई थी। यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता क्या थी? जीवन जीने की समान शैली, भूस्वामित्व, कुलीन भाषक, आपस में वैवाहिक संबंध, उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग। आज के इस सेशन में हम जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए थे, जो एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यही विराम करते हैं। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम डिस्कशन करेंगे। और आज के इस सेशन को सब्सक्राइब, जो साथी पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जो साथी इस चैनल को पहले से देख रहे हैं तो इस क्लास को शेयर, लाइक और कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि क्लास कैसे रही। आज की सेशन को हम यही विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और थैंक यू ऑल ऑफ यू।